नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राज्यसभा ने सोमवार को जम्मू कश्मीर में प्रमुख कानूनों में संशोधन करने वाले 2 विधेयक पारित कर दिए। इनमें जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 नामक विधेयक शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद उच्च सदन ने दोनों विधेयकों को पारित कर दिया। आज सत्र के अंत में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने टिप्पणी की कि ये जानकर खुशी हुई है कि दोनों विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं, कोई असहमति नहीं है। बता दें, जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 को संशोधित करता है। अधिनियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां और अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नौकरियां और व्यावसायिक संस्थानों को आरक्षण देता है। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 में गुज्जरों के साथ पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रावधान है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को संशोधित करके लाया गया है। संशोधित विधेयक जम्मू और कश्मीर राज्य के संघ में पुनर्गठन का प्रावधान करता है, जिसमें जम्मू और कश्मीर, लद्दाख के क्षेत्र शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि सदन की सारी मर्यादाएं तोड़कर जो लोग कहते थे कि अनुच्छेद 370 खत्म होने से रक्तपात होगा, लेकिन मोदी सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि किसी की एक कंकड़ फेंकने की भी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले को लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लंबी बहस हुई, आज फैसला भी आ गया। फैसले के बाद भी वो कहते हैं कि हम नहीं मानते। गलत तरीके से 370 हटाई गई। शाह ने कहा कि इनको मैं नहीं समझा सकता, लेकिन हमें समझना चाहिए 42,000 लोग मारे गए। सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। कश्मीर से अधिक मुसलमान यूपी, बिहार, गुजरात में है। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ? राजस्थान की भी सीमा पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की भी लगती है, लेकिन नहीं हुआ। कश्मीर में इसलिए हुआ क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी। इसके बाद अमित शाह ने कहा कि अभी भी आर्टिकल 370 थोपने के फैसले को गलत नहीं माना तो संसद में जितने बचे हुए हैं उतने भी नहीं बचेंगे। अमित शाह ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा कि जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब नए परिसीमन आयोग के बाद 43 सीटें हैं। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 24 सीटें आरक्षित की गई हैं, क्योंकि पीओके हमारा है और इसे कोई हमसे नहीं छीन सकता। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्षी दलों की बड़ी हार है। जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने ऐसा दावा किया है कि जिसके बाद कर्नाटक की राजनीति में हड़कंप मच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जल्द गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक प्रभावशाली मंत्री केंद्र द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामलों से बचना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने यह भी दावा किया कि मंत्री 50 से 60 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वो बीजेपी के नेताओं के साथ संपर्क में हैं और बातचीत चल रही है। एचडी कुमारस्वामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुझे नहीं पता कि ये सरकार कब गिर जाएगी। मध्य प्रदेश में तमाम राजनीतिक पंडितों को चौंकाते हुए मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने वाले उज्जैन के विधायक डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नेता चुने जाने के बाद मोहन यादव ने कहा, मेरे जैसे छोटे नेता को इस तरह की जिम्मेदारी देने के लिए केंद्र और राज्य नेतृत्व का शुक्रिया। ये होती है भारतीय जनता पार्टी। यद्यपि मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन आप सबका प्रेम और आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार और धन्यवाद। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। बता दें, मोहन यादव को सीएम बनाया गया है तो उनको 2 डिप्टी सीएम दिए गए हैं। वो हैं जगदीश देवड़ा, तो वहीं दूसरा नाम है राजेश शुक्ल। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जैसे ही मोहन यादव को सीएम बनाया, वैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बीजेपी का ये चक्रव्यूह यूपी के समीकरण बिगाड़ सकता है। इसका सबसे अधिक असर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी पड़ सकता है, क्योंकि मोहन यादव भी यादव समाज से आते हैं और इधर यूपी में यादव वोट बैंक सपा का खास माना जाता है। इससे साफ है कि यूपी में अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ सकती है। इसके अलावा बिहार पर भी बीजेपी ने निशाना साध दिया है।
वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ट्वीट कर लिखते हैं कि बीजेपी को जो लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान द्वैत यानी टकराव में समझने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत भारी गलती कर रहे हैं। ये अब वाजपेयी और अडवाणी वाली ब्राह्मण बनिया पार्टी नहीं है, ना ही आरएसएस अब बीजेपी के पूज्य पापा जी हैं। छत्तीसगढ़ में पहला आदिवासी मुख्यमंत्री देने के बाद अब मध्य प्रदेश में उत्तर भारत की सबसे बड़ी जाति यादव का मुख्यमंत्री दिया गया है। अगर राजस्थान में अर्जुन मेघवाल के रूप में दलित मुख्यमंत्री बीजेपी देती है तो 2024 में उसके पास ठोस किला होगा। अभी बीजेपी के पास कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है। दिलीप मंडल कहते हैं कि सवर्णों को वो राम मंदिर, संस्कृत तथा योगा दे रही है। 2019 में सुदामा कोटा यानी ईडब्ल्यूएस दिया जा चुका है। कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म का बदला 370 हटाकर लिया जा चुका है। 3 तलाक हटाया जा चुका है और 4 शादी किसी भी समय बंद कर दी जाएंगी। इससे भी सवर्णों के मन को शांति मिली है। नेहरू के समय के ब्राह्मण, मुसलमान, दलित वाले कांग्रेसी समीकरण के मुकाबले बीजेपी ने हिंदू, सवर्ण, ओबीसी, आदिवासी और दलितों के एक हिस्से का समीकरण बना लिया है। अब विपक्ष बताए कि 2024 के लिए उसकी तर्कश में कौन सा तीर बचा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने मोहन यादव को सीएम चुनकर कई हित साधने की कोशिश की है। बिहार में जातिगत सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद से विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया और कांग्रेस पार्टी ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी का मुद्दा उठा रही है। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी से हैं और उनकी जगह लेने वाले मोहन यादव भी ओबीसी से ही हैं। जानकारों का कहना है कि उनकी नियुक्ति के जरिए बीजेपी की नजर बिहार और उत्तर प्रदेश पर भी है। जानकारों का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान के लगातार सीएम बने रहने से सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी बनी, नया चेहरा लाकर बीजेपी उसे थामने की कोशिश में है। शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के सीएम बनने को लेकर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कर्मठ साथी मोहन यादव जी को भाजपा विधायक दल की बैठक में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आप मध्य प्रदेश को प्रगति एवं विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे तथा जन कल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचेंगे। इस नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए चुने गए मोहन यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तुरंत बायो चेंज कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश लिख दिया है। इसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने स्क्रीनशॉट साझा कर लिखा है, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, इतनी जल्दी क्या है बायो में मुख्यमंत्री लिखने की, पहले शपथ ले लेते। कांग्रेस लगातार बीजेपी द्वारा बनाए जा रहे मुख्यमंत्रियों के पुराने वीडियो को निकालकर उनके चरित्र पर लांछन लगा रही है। पहले छत्तीसगढ़ में सीएम बनाए गए विष्णुदेव का वीडियो साझा किया जिसमें वो फोन पर गालियां दे रहे हैं और गाड़ने की बात कर रहे हैं। इसके बाद अब कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मध्य प्रदेश के सीएम बनाए गए मोहन यादव का वीडियो साझा कर दिया है जिसमें वो भीड़ में गुस्से में गालियां दे रहे हैं। साथ ही लिखा है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बधाई, ये भी बगल वाले छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय की तरह ही खतरनाक तेवर रखते हैं। आगे आप खुद सुनिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर सीएम बनाने को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन अब उनको लेकर भी बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला कर दिया है। बीजेपी ने उनको अब मध्य प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष चुन दिया है। इस तरह से मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर लगभग साफ हो गई है। मोहन यादव सीएम, राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम होंगे। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी लगातार बड़े बड़े दांव खेल रही है। पहले छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विष्णुदेव साय को सीएम बनाकर आदिवासी कार्ड खेला और अब मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम बना दिया है। कहा जा रहा है कि पिछड़े और वंचित वर्गों को ध्यान में रखकर बीजेपी आलाकमान फैसला कर रहा है। अब सबकी नजर राजस्थान पर लगी हुई है। क्या राजस्थान में कोई ऐसे सीएम हो सकता है? हालांकि ये केवल अंदाजा है, किसी को कुछ नहीं पता। बीजेपी अपने हिसाब से खेल खेलती है। ये नहीं कहा जा सकता है कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है, क्योंकि बीजेपी के फैसले सूत्रों को बुरी तरह से फ्लॉप साबित कर देते हैं। टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा लोकसभा सदस्यता खत्म होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। उन्होंने याचिका दायर कर अपने खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश और उसके बाद लोकसभा से प्रस्ताव पारित होने को गलत बताया है। कैश फॉर क्वेरी यानी पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोकसभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया को सही करार दिया है। सोमवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। एससी ने कहा कि संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं थी।
अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। बता दें 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक है। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था। अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग यहां 30 सितंबर 2024 तक राज्य में चुनाव कराए। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि हम केंद्रीय निर्वाचन आयोग को निर्देश देते हैं कि राज्य के नए परिसीमन के अनुसार यहां 30 सितंबर 2024 तक चुनाव संपन्न कराए जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल होना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। सीजे डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को वैध मानता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लद्दाख को अलग करने का फैसला वैध था। अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाते हुए सीजे चंद्रचूड़ ने ये मुख्य बातें कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को चुनौती देना वैध नहीं है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। संविधान सभा के भंग होने के बाद भी राष्ट्रपति के आदेशों पर कोई प्रतिबंध नहीं। राष्ट्रपति का शक्ति प्रयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं था और इसके लिए राज्य से सहमति लेना जरूरी नहीं था। लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाना वैध था और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए जल्द से जल्द चुनाव हों। कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने आर्टिकल 370 हटाए जाने को वैध ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से अनुरोध किया है कि वो जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्दी बहाल करें। उन्होंने फैसले का विरोध कर रहे लोगों से अपील की है कि वो ऐसा ना करें। कर्ण सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए वो नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। कर्ण सिंह महाराज हरि सिंह के बेटे हैं। महाराज हरि सिंह ने ही जम्मू कश्मीर के भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। आरएसएस ने सोमवार को आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरएसएस ने एक्स अकाउंट पर लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त करने को वैधता प्रदान करना स्वागत योग्य है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर की ओर से लिखा गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस निर्णय का स्वागत करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ से ही अनुच्छेद 370 का विरोध करता रहा है और संघ ने इस विषय पर कई प्रस्ताव भी पारित किए हैं तथा समस्त आंदोलनों में सहभाग किया है। यह निर्णय राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा। अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर में वर्षों से अन्याय सह रहे लोगों को इस निर्णय से मुक्ति मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का केंद्र सरकार के फैसले को वैध करार दिया है। इस फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं। संघर्ष जारी रहेगा। बीजेपी जहां है वहां तक पहुंचने में उसे दशकों लग गए। हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किए जाने के दावे को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है, इस तरह के दावे निराधार हैं और किसी को भी गिरफ्तार या नजरबंद नहीं किया गया है। समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए सिन्हा ने कहा, ये दावे निराधार हैं। न ही किसी को गिरफ्तार किया गया है और न ही नजरबंद किया गया है। ये भ्रामक अफवाह फैलाने की कोशिश है। किसी को भी राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार या नजरबंद नहीं किया गया है। बता दें, पीडीपी ने दावा किया है कि पार्टी के अध्यक्ष महबूबा को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने निराशाजनक बताया है। कांग्रेस से अलग होने के बाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की स्थापना करने वाले गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हैं। कोर्ट का फैसला दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के लोग इससे खुश नहीं हैं, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना होगा।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को वैध ठहराने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद के लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखा है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। उन्होंने कहा, कोर्ट ने अपने गहन ज्ञान से एकता के उस सार को मजबूत किया है जिसे हम भारतीय होने के नाते सबसे ऊपर रखते हैं। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं। इतिहास को पीढ़ियों के जानने के लिए असुविधाजनक तथ्यों को दर्ज करना होगा। उन्होंने कहा कि संस्थागत कार्रवाइयों के सही और गलत होने पर आने वाले वर्षों में बहस होती रहेगी। उन्होंने कहा कि इतिहास ही अंतिम निर्णायक है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को राज्यसभा के आधे घंटे के लंच ब्रेक को खत्म कर दिया। पहले राज्यसभा की कार्रवाई शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे शुरू होती थी, लेकिन अब इसे 2 बजे कर दिया गया। यानी अब राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। डीएमके के सांसद तुरुचि शिवा ने पूछा कि शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे सत्र शुरू होता है, लेकिन आज कार्रवाई का समय 2 बजे रखा गया है। इसकी जानकारी सदस्यों को नहीं है। ऐसा बदलाव क्यों किया गया है? इसका जवाब देते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा, पिछले सत्र के दौरान ही समय बदल गया था और अब लोकसभा के अनुसार ही 2 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। इस बीच द्रमुक के एक अन्य सदस्य एमएम अब्दुल्ला खड़े हुए और राज्यसभा चेयरमैन को बताया कि लंच के बाद के सत्र के लिए दोपहर 2:30 बजे का समय इसलिए रखा गया था ताकि मुस्लिम सदस्य शुक्रवार को नमाज अदा कर सके। उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में समाज के सभी वर्गों के सदस्य हैं। लोकसभा दोपहर 2 बजे बैठती है, इसमें हर वर्ग के सदस्य हैं। उचित विचार विमर्श के बाद मैंने ही इसे लागू किया था और सदन को अवगत करा दिया गया था। ये पिछले सत्र में ही लागू हुआ था। बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। हालांकि इसके बीच विश्लेषकों ने आकाश आनंद के सामने मौजूद चुनौतियों पर ध्यान दिलाया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने इन चुनौतियों पर एक विश्लेषण छापा है। इसके अनुसार राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में 28 साल के आकाश आनंद के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस पार्टी में बदलाव लाने की है जो एक समय में राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी खिलाड़ी मानी जाती थी। विश्लेषकों की नजर में दलित केंद्रित पार्टी का गिरता समर्थन आधार उसके गृह क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश में पिछले 2 विधानसभा और लोकसभा चुनावों में उसके प्रदर्शन से स्पष्ट है। लखनऊ में रहने वाले राजनीतिक विश्लेषक असद रजवी के हवाले से अखबार लिखता है, आकाश की यूपी की राजनीति में एंट्री ऐसे समय में हुई जब दलित वोट बैंक में उथल पुथल जैसी स्थिति थी। 2017 के बाद बीएसपी का जातीय हिसाब किताब गड़बड़ा चुका था और दलित आकांक्षाओं को भुनाने में गहरी दिलचस्पी के साथ चंद्रशेखर आजाद एक संभावित चुनौती के रूप में उभरे थे। कथित झारखंड भूमि घोटाले में ईडी ने एक बार फिर प्रदेश के सीएम हेमंत सोरेन को तलब किया है। ईडी ने सीएम सोरेन को 12 दिसंबर को अपने कार्यालय में पेश होने को कहा है। जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारी सीएम से भूमि घोटाला मामले में उनसे पूछताछ करेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कार्रवाई ये कहने के लिए कि भारत एक हिंदू फांसीवादी एंटरप्राइज बन रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।